मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत सबके लिए। जून आ चुका है, गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं और हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर घूमने जाएगा। और जब घूमने जाएगा तो क्या करेगा? खूबसूरत नज़ारे देखेगा, प्यारे प्यारे फूल, पहाड़ और बेशुमार खूबसूरत झीलें। लेकिन ये सब नज़ारे देख पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? वो है हमारी नज़र। अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत जो है वो हमारी बसारत है। ये देख पाना, अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों को भी देख पाना सबसे बड़ी नेमत है। अगर ये नज़र जो है मुतासिर होना शुरू हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाए और फिर आपके इर्द गिर्द पूरा अंधेरा आ जाए, तो इससे बड़ा और खौफनाक कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए आज हमने दावत दी है अपने स्टूडियोज़ में प्रोफेसर डॉक्टर इनामुल हक को। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। ये माहिर अमराज़ और आँखों के जो है वो डॉक्टर हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं और ये स्पेशलाइज करते हैं स्पेशली शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में, जहाँ पे ये कैटरैक्ट जो आपका सफ़ेद मोतिया है और बाकी जो आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हैं। और ख़ासियत ये है कि जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द हैं उनको आज ये बावर कराना था कि कैसे उन्होंने ना सिर्फ अपनी आँखों का ख्याल रखना है, बल्कि नज़र अगर उनकी जाना शुरू हो गई है या खुदा ना खास्ता जाने वाली है तो कैसे उसका मुआयना कराना है। और महंगाई से नहीं डरना, क्योंकि डॉक्टर साहब का जो इदारा है वहाँ पे बिल्कुल मुफ्त इलाज होता है और इंसान को आप उसकी नज़र वापस देते हैं तो इससे ज़्यादा कौन सा खूबसूरत तोहफा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा बताइए अपने शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के बारे में, किस तरह फ्री इलाज हो रहा है ताकि जितने लोग मुतासिर हो रहे हैं आंखों के किसी भी मसाइल से वो बजाय सफ़र करने के आपके पास आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। अल-शिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल एक फ़लाही अदारा है जिसमें तकरीबन हम 80 से 90% लोगों का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जिनमें ओपीडी भी है, जिनमें सर्जरीज़ भी हैं। हमारे पास तकरीबन एक डेली बेसिस पे 2000 के करीब पेशेंट्स आते हैं और हमारी जो ऑपरेशन लिस्ट है वो 100+ की होती है। सो ह्यूज बर्डन जो कि हम सोसाइटी का शेयर करते हैं पेशेंट्स आई केयर के हिसाब से। हमारा जो टाइमिंग्स हॉस्पिटल के हैं सुबह 8 से लेके 2:30 बजे तक जो हमारे फ्री पेशेंट्स होते हैं, और 2:30 से लेके 5 तक हमारे जो है वो प्राइवेट पेशेंट्स हम देखते हैं। बहुत थोड़ी होती है तादाद, लेकिन हम वो भी डील करते हैं। हमारी जो एमरजेंसी है वो 24/7 चलती है। शाम के वक्त किसी वक्त भी कोई एमरजेंसी पेशेंट आए तो हमारे पास एक जो क्वालिफाइड डॉक्टर अवेलेबल होता है जो कि पेशेंट को उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, एमरजेंसी प्रॉब्लम्स, उसको डील करता है। अगर उसको खुदा न खास्ता सर्जरी की ज़रूरत है उसको, तो वो भी हमारे पास अरेंजमेंट है कि हम वो भी सर्जरी भी उसकी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो अल-शिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल है इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, बलूचिस्तान से लेके और स्कर्दू और गिलगित, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तान से लोग आते हैं। बताने वाली बात ये है कि हमारा जो जैसे मैंने बताया कि जो इलाज है वो तकरीबन 90% लोग जो हैं वो फ्री आते हैं। सो वो पेशेंट जिनके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी सोसाइटी का जो अंडर प्रिविलेज तबका है उनको हमारे पास आना चाहिए। हम उनके लिए जो भी पॉसिबल हुआ हम कर सकते हैं। एक और आपको चीज़ ये बताऊँ कि हमारे पास तमाम आई के शोबाजात मौजूद हैं, जिनमें पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी, बच्चों की जो ऑफ्थल्मोलॉजी, इसका एक पूरे का पूरा एक सेपरेट यूनिट है। और पीडियाट्रिक ऑनकोलॉजी मतलब जो कैंसर से रिलेटेड, आई कैंसर से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा कॉम्पैक्ट सा अंडर वन रूफ हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, अब आप थोड़ा सा हमें ये बताइए ताकि जितने भी सुनने और देखने वाले हैं उनको ये पता चले कि वो कौन सी अलामात हैं, अगर उनको ये आना शुरू हो जाए तो वो इलाज की तरफ जाएं। सबसे पहले मुझे पता है सब लोगों को ऐनक और उन सब चीज़ों का है, लेकिन उससे पहले हम सफ़ेद मोतिया की तरफ आते हैं, क्योंकि आपने सर्जरी या उसकी ऑपरेशन की बात की। तो हमारे बड़े बूढ़ों को अचानक अगर दिखने में धुंधलाहट आना शुरू हो जाए या दिखना बंद हो जाए तो वो किस स्टेज पर चले जाएँ और ना घबराएं और फ़ौरन सर्जरी करा लें? ये सर्जरी कितनी देर लगाती है कैटरैक्ट की और इसका क्या प्रोसीजर है? सेम डे हो जाता है, नहीं हो जाता है? क्या प्रिकॉशंस हैं, ये बता दें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अब पुराने ज़माने में जो वेट करते थे कि जी नज़र जब तक बंद नहीं होगी उस वक्त तक हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, वेट करते थे जी मोतिया के पकने का। पुराना कॉन्सेप्ट लोगों में ये था कि जब तक मोतिया, क्योंकि उस ज़माने में तरीका इलाज यूँ था कि जो कच्चा मोतिया होता था उसके ऑपरेशन में प्रॉब्लम्स होते थे। सो डॉक्टर्स वेट करते थे कि मोतिया पक जाए फिर ऑपरेशन करवाया जाए। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, हम हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स, सो कॉल्ड लेज़र के साथ ऑपरेशन करते हैं। सो अभी हमें जो वो वाला जो एलिमेंट है वो ख़त्म हो गया।
WHO ने एक बड़ी सिंपल सा इसका फार्मूला बताया कि किस आदमी को कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाना चाहिए। वो ये कहते हैं कि ऐसा कैटरेक्ट जो आपकी रूटीन को डिस्टर्ब करता हो उसका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी जो 80 साल का है, जिनका जो घर में उन्होंने घूमना फिरना, वॉशरूम जाना, खाना खाना, मस्जिद जाना, उनकी रिक्वायरमेंट फ़र्क हो गई। वो आदमी जो यंग है 40-45 साल, जिसको रात को गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ कैटरेक्ट, दिन में ठीक होता है लेकिन रात को ग्लेयर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आता है, विजन दिन में बहुत अच्छी होती है लेकिन रात में ख़राब होती है, चूँकि उसकी रूटीन डिस्टर्ब हो रही है। सो WHO डेफिनेशन के मुताबिक इसको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। अच्छा, ये ऑपरेशन कितने दौरानिया का होता है? मतलब फॉर एग्जांपल सुबह गए शाम में आ गए, और ऑपरेशन के बाद कौन सी केयर करना ज़रूरी होती है आंख की, ये भी बता दीजिए। अच्छा, ऑपरेशन जैसे मैंने बताया कि अभी टेक्नोलॉजीज़ बहुत एडवांस हो गई हैं, डॉक्टर्स के हिसाब से तो काम ज़्यादा मेटिकुलस हो गया, उसका लर्निंग मुश्किल हो गया, लेकिन पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत आसान हो गई। हम जो पेशेंट्स को बुलाते हैं सेम डे ऑपरेशन वाले दिन, पहले तो ऑब्वियसली एक आध दिन पहले हम उसका मुआयना करके पूरा उसका डायग्नोसिस करने के बाद पूरा प्लान करते हैं, फिर ऑपरेशन वाले दिन उनको बुलाते हैं, पेशेंट घर से आते हैं। ऑपरेशन का जो टाइम है इट हार्डली इज़ 10 to 15 मिनट्स, जो कि हम टेबल पे पेशेंट का टाइम होता है। और तकलीफ दे भी नहीं होता, तकलीफ दे भी नहीं होता, हम आँख सुन पे कर इंजेक्शन लगा के भी सुन कर सकते हैं, कतरे डाल के भी सुन कर सकते हैं। सो लेकिन वो जो प्रोसेस है ऑपरेशन का दैट इज़ हार्डली 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद हम आँख पे पट्टी लगा देते हैं या एट टाइम हम उसमें वो शीट लगा देते हैं, उसके बाद पेशेंट को घर भिजवा देते हैं। पेशेंट पट्टी शाम को खोले और उसके बाद ड्रॉप डालना शुरू करे। अल्लाह करते हैं कि जैसे पट्टी खोलते हैं आपको 24 घंटे के अंदर अंदर नज़र साफ़ होनी शुरू हो जाती है, 2 से 3 दिन में कंप्लीट आँख ठीक हो जाती है। तो बेसिकली सिर्फ 3 दिन का प्रोसीजर है, इसलिए किसी को भी अगर धुंधला नज़र आता है, रात को सही नहीं नज़र आता, या फिर बुढ़ापे के उस स्टेज पे आ चुके हैं 50 साल 60 साल 70 और नहीं नज़र आ रहा, तो आपने डिले नहीं करना, जाना है डॉक्टर से बाकायदा मुआयना कराना है। और इसमें मैं बताती चलूँ कि एक चीज़ होती है ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है, एक ऑप्टिशियन होता है जो कि आपकी जो ऐनक की दुकान के ऊपर बैठा होता है, और एक होता है ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो कि बाकायदा आंखों का डॉक्टर होता है। इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक्चुअली ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए जो कि आंखों का डॉक्टर होता है, उस टेक्नीशियन के पास नहीं जो आपके सिर्फ जो है रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करता है। तो अब डॉक्टर साहब हम इस बात पे ज़रा क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे जैसे कंपाउंडर भी खुद को डॉक्टर करके मेडिसिन देते हैं, उसी तरह बहुत सारे ऑप्टिशियन होते हैं लेकिन वो ऑप्थेमोलॉजिस्ट का रोल अपना रहे होते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को इसके ऊपर भी क्लैरिटी दीजिए ताकि ये आंखों का कैंसर वगैरह भी मिस ना हो। जी, कॉलर की तरफ भी पड़ जाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं G11 से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अली खान। जी, मेरी उम्र जो है ना वो 57 ईयर एज है। मैं डायबिटिक हूँ और मैंने कुछ अर्सा पहले मेरी जो है ना ऐनक मुझे लग गई थी जी। मगर अब मैं ये महसूस करता हूँ कि जब मैं ऐनक को उतारता हूँ तो बिल्कुल धुंधला नजर आता है, पहले तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो अब मैं ये चाह रहा था कि डॉक्टर साहब से ये पूछें कि ये डायबिटिक की वजह से होता है या डॉक्टर ने मुझे ये कहा है कि आपका सिलिंड्रिकल जो है ना खराब होता जा रहा है, सिलिंड्रिकल। जी। तो ये जरा समझा दें सिलिंड्रिकल क्या होता है और ये कब ठीक हो जाए। चलिए ठीक है, आपकी उम्र बता दीजिए। 57 ईयर जी। 57 ईयर्स, बहुत शुक्रिया। आप आंसर सुनिए, हम उस पे आने वाले थे डायबिटिक रेटिनोपैथी पे, लेकिन पहले ही सवाल हो गया। जी डॉक्टर। अच्छा, ये जो बता रहे हैं भाई साहब कि इनकी कुछ अरसे से ऐनक लग गई है इनको, और जब ऐनक उतारते हैं तो बिल्कुल नज़र नहीं आता, पहले ऐनक के बगैर भी नज़र आता था, धुंधला नज़र आता है। अच्छा, इसकी जो एक बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं इनमें शुगर का लेवल कम ज़्यादा होने से ऐनक का नंबर तब्दील होता रहता है। सो वो मरीज़ जिनको शुगर होती है उनको ऐनक का नंबर तब लेना चाहिए जब शुगर का जिस्म में एक नॉर्मल ऑप्टिमल सा लेवल चल रहा हो। एक बात तो ये अवेयरनेस के लिए। दूसरा, इनके केस में मुझे यूँ लग रहा है कि पहले तो इनको ऐनक की आदत नहीं थी, इनको उस तरह से अच्छे और बुरे की आप कह लें तमीज़ नहीं थी। अब ये हो गया कि जब से ऐनक लगानी शुरू की तो चीज़ें इनको बहुत वाज़े नज़र आनी शुरू हो गई। सो अब जब ऐनक लगाते हैं तो इनको चीज़ें वाज़े नज़र आती हैं और जब उतारते हैं तो इनको कम अच्छी नज़र आती हैं। तो ये मेरे ख़्याल में कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, दैट इज़ नॉर्मल विच वी एक्सपेक्ट कि अगर एक आदमी की ग्लासेस लगी हुई हैं तो उसको ग्लासेस के साथ ही अच्छा नज़र आना चाहिए। इनके लिए अच्छी बात यह है कि जो ये बता रहे हैं कि इनकी आँख में अगर ग्लासेस लगाने से नज़र बेहतर होती है, इसका मतलब है इनकी आँख में कैटरेक्ट नहीं है अभी, इनका जो पर्दा है उसके अंदर रेटिनोपैथी नहीं है अभी। सो ये
तो एक बात सुनने के बाद मेरा ये इस पर रिएक्शन है, लेकिन इनको किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। वो पेशेंट्स जो डायबिटिक होते हैं, जब उनका डायबिटीज़ डायग्नोज हो उस वक्त उनको जाके किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि पूरे जिस्म में सिर्फ आँख वो हिस्सा है जहाँ पे डायबिटीज़ की अलामात नज़र आती हैं, जो खून की नालियाँ नज़र आती हैं, अगर हेमरेजेस हैं वो नज़र आता है, स्वेलिंग नज़र आती है। बाकी पूरा जिस्म अल्लाह ने छुपाया हुआ होता है, हमें नहीं पता लगता कि हार्ट के अंदर क्या स्मॉल लेवल पे क्या हो रहा है, लेकिन आँख के अंदर आपको हर चीज़ नज़र आ रही होती है। सो इनको मुआयना अपना करवाना चाहिए, और अगर डॉक्टर इनको बताते हैं कि अभी आपकी आंख में कोई शुगर की वजह से असर नहीं है, तो इनको साल के साल ये मुआयना करवाना चाहिए। जब अपना ऐनक का नंबर तब्दील करवाना चाहते हैं, साथ ही अपनी डॉक्टर को आंख का भी मुआयना करवा लें। वो जो डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है, वो इनको गाइड करेगा कि आपको किस फ्रीक्वेंसी के साथ मुआयना करवाना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता आप शुगर के पेशेंट्स में पर्दे में कुछ अलामात आनी शुरू हो गई हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि किस हद तक अलामात हैं। अगर ज़्यादा हैं तो उसकी फ़ौरी इलाज की ज़रूरत है, और अगर कम अलामात हैं तो हम उन्हें ये कहते हैं आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल करें, आपकी अलामात अभी इस नहीं है कि हम इसमें को प्रोसीड करें। आपने कहा ना शुगर के पेशेंट को रेगुलरली जाके चेकअप कराना चाहिए, इसमें थोड़ा सा लोगों को ये भी बता दें कि लोगों का ख्याल होता है कि वहाँ जाते हैं, मशीन के आगे बैठते हैं, जो मशीन बता देती है कि भाई नज़दीक की दूर की कितना है, वही काफ़ी है। उनको थोड़ा सा समझाइए कि ये जो फंडोस्कोप होता है, जो बाकायदा डॉक्टर आँख के अंदर यूँ दोनों में देखता है और फिर उसको आँख के अंदर की चेंजेस नज़र आती हैं, उस वो टेस्ट कराना और रेगुलरली अपने फैमिली डॉक्टर से कराना कितना ज़रूरी है। ये तो मस्ट है कि अगर आपने सिंपल जाके ऐनक का नंबर ले लिया और कहा जी मैंने आँखों का डॉक्टर को दिखा लिया, दैट इज़ नॉट इनफ। ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें आँख के अंदर शुगर की वजह से तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। नज़र आने के लिए ज़रूरी है कि आँख में दवाई डालने के बाद आपके पर्दे का मुआयना किया जाए, और अगर पर्दे में कोई तब्दीली नज़र आ रही है, आपका जो डॉक्टर है आपको उसके मुताबिक बताएगा कि आपको क्या फ़ौरी इलाज की ज़रूरत है, या आपको अभी बाकायदा शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कुछ अरसे बाद जो भी प्लान होगा वो आपको वहाँ पे आपको डॉक्टर समझाएगा कि आपको इस तरह से आगे चलना चाहिए। बिल्कुल, ये तो हमने बात की डायबिटिक रेटिनोपैथी की। अब सबसे कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं जो स्पेशली बच्चों को। अच्छा, कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? दुनिया फूड से बात कर रही हूँ। जी बताइए। मुझे आइस का मसला है। जी बताइए, क्या मसला है? मेरी आँख का सैद मोतिया है। क्या होती है? सैद मोतिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एज क्या है आपकी? 22 साल। 22 साल? जी। ऑलराइट, ठीक है जी। डॉक्टर साहब कोई सवाल पूछेंगे आप? जी बच्चे आपको कब से है ये मोतिया? बचपन से है। बचपन से है। और एक आंख में काला मोतिया है और टेढ़ापन भी है। और ये जो इस आंख पे मोतिया है ये आपको बचपन से है? जी, इसका ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, और कुछ फर्क नहीं पड़ा इससे। अच्छा, एक आंख तो आपकी टेढ़ी है, उसमें काला मोतिया है, इस आंख में सफेद मोती का ऑपरेशन हुआ लेकिन नजर बेहतर नहीं हुई। ऑपरेशन सफेद मोतिया का ऑपरेशन अभी नहीं हुआ। ओके फाइन, ठीक है। अच्छा बच्चे, आपको ना थैंक यू बहुत। हाँ, आपको एक बात आप ये समझें कि जो आँख में टेढ़ापन है इसका मतलब ये है कि उस आँख की नज़र पीछे से ही अच्छी नहीं है। आँख में टेढ़ापन का और ऊपर से काला मोतिया का होना ये साबित कर, ये शो करता है कि इनकी आँख में, इस आँख पे नज़र, जिस आँख में टेढ़ापन है वो ठीक नहीं है। सो आपको फ़ौरी तौर पे अपने किसी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर आप पिंडी या इसके अराउंड रहते हैं, हमारे पास आप अल-शिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल में आएँ। हम आपका जो है वो अच्छे तरीके से मुआयना करेंगे और जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो आपको हम देंगे। आप एक बात को ज़हन में रखें कि आपकी प्रैक्टिकली एक आंख है विच इज़ वेरी वेरी प्रेशियस, बहुत ही कीमती है आपकी आंख। सो आपने इस आंख के लिए लेट नहीं करना। अगर आपको किसी ने बताया सफ़ेद मोतिया है, आप फ़ौरी तौर पे किसी अच्छे से आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि आपका जो मामला है ये सिंपल नहीं है कि इसको आप किसी दुकान पे जाएं, ऐनक का नंबर ले लें, मसला हल होगा। आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, अच्छे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, और ताकि आपका एक थॉरो किस्म का एग्जामिनेशन हो। फिर मुझे लगता है कि आपकी इस आंख का ऑपरेशन होगा और इंशाल्लाह इस आंख में शीशा डलेगा। अल्लाह करेंगे आपको इस आंख से अच्छा नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा डॉक्टर साहब शीशा डलेगा, तो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन भी होता है कि कौन सा शीशा डल जाएगा। तो ये लेंस क्या होता है, कौन से मटेरियल का होता है, कैसे इम्प्लांट किया जाता है, ये भी बता दें। अच्छा, शीशा तो हम बेसिकली तो एक
मिसनोमर है, ऐसा हम शीशा तो नहीं डालते आंख के जी, अंदर, बिल्कुल लेकिन वही। वो जो आम लोग हैं वो यही कह पूछते हैं जी आंख में शीशा डला या नहीं डला, तो वो ज़बान पे शीशा चढ़ा हुआ है। बेसिकली ये इट्स नॉट ग्लास, ये एक्रेलिक का मटेरियल होता है ठीक है। और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इसके अंदर, और ये सॉफ्ट होता है आंख के अंदर, जो हम फोल्ड करके डालते हैं इसको, और जो एक दफ़ा डल जाता है वो सारी उम्र चलता है। उसमें थोड़ा सा ये एलिमेंट होना चाहिए कि अगर क्वालिटी ऑफ दिस लेंस जो कि आंख में डाला गया ये अच्छी होनी चाहिए। अगर लेंस की क्वालिटी अच्छी ना हो तो वो ये लेंस कुछ अर्से बाद धुंधला जाता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो आंख के अंदर लेंस डलवाना है वो अच्छा होना चाहिए। और जो लेंस एक बार डल जाता है, हमने ये देखा बच्चों की आंख में लेंस डलता है और सारी उम्र चलता है, अगले 60 से 50-60 साल। बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे जो बचपन में जिनकी आंख में ये लेंस डला हुआ था और वो 50 साल की उम्र तक ठीक ठाक चल रहे हैं, लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो इस बच्ची के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी को दिखाना चाहिए। अच्छा, इन्होंने बात की कि इनको ये बचपन से है, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस करेंगे कि ये कंजेनिटली जो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, वो कौन कौन सी होती हैं आंखों के प्रॉब्लम्स जो बचपन से होते हैं? हाँ, कंजेनिटली जैसे इस बच्ची ने बताया कि इसको ग्लाकोमा भी है और कैटरेक्ट भी है, ये दोनों प्रॉब्लम कंजेनिटल हो सकते हैं। फिर इन्होंने बताया कि इनकी आंख में टेढ़ापन है, जो टेढ़ापन है जिसे हम स्क्विंट कहते हैं, ये भी बचपन से हो सकता है। और ऐनक का नंबर वाला जो मामला है, जैसे हम ये बात करते हैं कि जो बच्चों को जब स्कूल जाने लगते हैं, उन तमाम बच्चों को, स्कूल जाने वालों को किसी आंखों के डॉक्टर को दिखाकर अपनी नज़र चेक करवानी चाहिए, और अगर कोई ऐनक का नंबर है, कोई मसला है तो वो उस पर करवाना चाहिए। अच्छा, ये जो बच्चे बैठे होते हैं और वो बेचारे लिख नहीं पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि उनको बोर्ड नज़र नहीं आता, या फिर यूं यूं करके यूं आंखें मीच के देख रहे होते हैं, तो माँ बाप अगर इनको इन साइंस को देख लें, डिटेक्ट कर लें और फिर ले जाएं और फिर ऐनक लगती है और जैसे हम मायोपिया कहते हैं, तो थोड़ा सा आप ये बताइए कि ये आंखों की नज़र जो है वो किस तरह से बढ़ती है, नंबर बढ़ता चला जाता है, किस एज पे जाके रुक जाता है, कौन सी चीज़ें करने से नहीं बिगड़ेगी मज़ीद? अच्छा, एक इस आपका इस सवाल के जवाब में थोड़ा सा मैं इसको और एलेबोरेट करूं। एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया का मतलब ये होता है कि एक आंख में नज़र कम कमज़ोर है, दूसरी आंख में ऐनक का नंबर ज़्यादा है। जिस आंख में ऐनक का नंबर ज़्यादा है, अगर आपने उस आंख में का बचपन में इलाज नहीं करवाया, बचपन का मतलब तकरीबन 10-11 साल की उम्र तक, अगर आपने उस आंख का इलाज नहीं करवाया तो वो फिर सारी उम्र के लिए उस आंख में नंबर रह जाता है। क्योंकि होता ये है कि जो डेवलपमेंट है आपकी नज़र की, आंख देखती है, दिमाग में तस्वीर बनती है, ये डेवलपमेंट 10-11 साल तक मुकम्मल हो जाती है। अगर इससे पहले पहले आपने इसका इलाज करवा लिया तो आपके बच्चे की नज़र बच सकती है। इसके बाद फिर नज़र बेहतर होने के चांसेस तकरीबन बहुत कम रह जाते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक ताल्लुक़ है जो आप बात कर रही हैं कि ऐसे बच्चे मीच के देख रही है कोई बच्चा, और वो तो बच्चों को हमने पहले जो एक बनाया कि जी बच्चों को जब आपने स्कूल दाखिल करवाना है उससे पहले उनकी नज़र टेस्ट करवाएं। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। हमारे शिफा के अंदर भी हमने एक स्कूल हेल्थ केयर प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें हमारी टीमें जाती हैं, जाके बच्चों के मुख्तलिफ स्कूलों में जाके उनका वहाँ पे नज़र का मुआयना करते हैं और उनको अकॉर्डिंगली एडवाइस करते हैं। आइडिया यही है कि अब हमारा जो स्कूल रीच प्रोग्राम है ये बहुत लिमिटेड सा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को जब स्कूल दाखिल करवाने लगते हैं तो एक दफ़ा किसी को दिखाकर नज़र चेक करवा लें, और अगर ऐनक की ज़रूरत है तो ऐनक लगाई जाए। इसमें बिल्कुल ऐनक लगाना किसी बच्चे का नज़र का कमज़ोर होना या मायोपिया होना ये बीमारी नहीं है। ये ऐसे है जैसे अल्लाह ने आपकी एक शक्ल बनाई हुई है, उस शक्ल में आपका, मैं यूँ कहता हूँ कि आप यूँ समझे कि अल्लाह ने आपकी शक्ल ऐसी बनाई है कि ऐनक के साथ मुकम्मल है वो। ठीक है, सो इसको बीमारी नहीं है ये, तो इसको आप इसी स्पिरिट में लें कि अल्लाह ने जो आपकी शक्ल बनाई है इसमें ऐनक का भी अल्लाह ने इजाफा डाल दिया। सो अब दिखाएं, इलाज करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बात की ना एम्बाइलोपिया एंड मायोपिया जो हम जाते हैं, फिर दूसरा जो हाइपरमेट्रोपिया है वो जो नज़दीक वाला है, और जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है, आपके कमज़ोर हो जाते हैं मसल्स और फिर आपको नज़दीक भी नज़र नहीं आता। अब प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को ये आती है कि उनको नज़दीक की और दूर की नज़र इकट्ठे ख़राब होती है, तो वो जो बाइफोकल लेंस है उसके साथ ऊपर नीचे बड़ा मुश्किल है, तो उसका कोई हल है या किसी स्ट्रेंथनिंग का कोई हल है? अच्छा, देखिए जो आपने जो बात की हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब ये हुआ कि आपकी आंख में प्लस नंबर की ऐनक लगेगी। मायोपिया का मतलब ये हुआ आपकी आंख में माइनस नंबर की ऐनक लगेगी।
जो आपने बात की कि नज़दीक से नज़र नहीं आता, इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रेस बायोपिया की बात करेंगे, एक और चीज़ ऐड हो बिल्कुल गया। एक और चीज़ ऐड एक हो गई। उसमें प्रेस बायोपिया बेसिकली 40 साल की उम्र के आसपास तकरीबन हर आदमी में आना शुरू हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे आपकी ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हैं, हाँ। आपके बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं, रिंकल्स आना शुरू होते हैं, रिंकल्स आना मसल्स शुरू वीक होते हो हैं। तो जाते हैं। इसी तरह से 40 साल की उम्र के आसपास ऐनक का लगना बिल्कुल नॉर्मल है। आप ऐनक लगाएं, आपको अच्छा नज़र आएगा, ख़ास तौर पे पढ़ाई के लिए। और हर साल थोड़ा सा नंबर तब्दील हो जाता है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे ही जैसे आपकी हर साल थोड़ी सी उम्र बढ़ जाती है, इसी तरह से नंबर थोड़ा सा तब्दील हो जाता है। तो ये अगेन ये बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और इसका अच्छा, अब इससे बचा कैसे जा सकता है? बचने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो बच्चे हैं हमारे। ठीक है। कि बच्चों में एक जापान में एक स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया कि वो बच्चे जो सिर्फ कंप्यूटर पे हैं और मोबाइल पे हैं, उनकी नज़र ज़्यादा तेज़ी से तब्दील होती है। और उसी उम्र के वो बच्चे जो मोबाइल और कंप्यूटर और साथ फिज़िकल एक्टिविटी भी करते हैं, भाग दौड़, गेम, ये वो, उनकी नज़र कम तेज़ी से तब्दील होती है। और तीसरा ग्रुप वो जो सिर्फ नज़दीक का काम नहीं करते, उनकी नज़र ज़ाहिर है। ये जो एलिमेंट है कि आप जितना मर्जी काम करें मोबाइल पे, लैपटॉप पे, लेकिन बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी का ज़रूर बताना चाहिए उनके साथ। कल परसों मेरे पास एक पेशेंट आए कि जी बच्चा मेरा सारा दिन घर में बैठा रहता है। मैंने कहा जी मुझे आप ये बताइए, आप वॉक करते हैं? कहता मैं वॉक तो नहीं करता। मैं कहा जी आप भी वॉक किया करें और बच्चे को भी साथ वॉक पे लेके जाया करें। कि जब पेरेंट्स सारा दिन घर में बैठे रहते हैं और बच्चे से कहें खेलें, तो वो फिर उस तरह से हमारे यहाँ ग्राउंड्स भी उस तरह से अभी नहीं हैं। और फिर ये भी एलिमेंट है कि पेरेंट्स भी डरते हैं बच्चों को बाहर भेजने में कि बाहर जाने से ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ये वाली एक्सरसाइज तो आप फिजिकल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने सुना था कि काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि आप दूर किसी जगह को देखें, फॉर एग्जांपल एक दूर जगह को देखें और फिर उसके बाद फिर नज़दीक देखें, फिर दूर देखें, फिर नज़दीक देखें, तो ये आइज़ की एक्सरसाइजेज होती हैं। सो डज इट रियली वर्क? या फिर कहते हैं कि हर 15 मिनट बाद जो है आप थोड़ा सा ब्लिंक करें अपनी आँख को या थोड़ी देर आँखों को बंद करें। डू दीज वर्क? अच्छा, ये जो आप बता रही हैं ना, जब आप दूर देखते हैं तो आपके आइज़ के मसल रिलैक्स करते हैं, जब नज़दीक देखते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक लिहाज से तो ये कह सकते हैं कि जी जो आपके जो मसल्स हैं इनकी स्ट्रेंथ बेहतर हो जाएगी। तो जो आपका प्रेस बायोपिया है ये थोड़ा सा डिले हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन आप ये कहें कि इस एक्सरसाइज से आपकी ऐनक का नंबर उतर जाएगा, तो ये तो बहुत कम चांसेस है इसके। प्रिवेंशन। लेकिन वही मैंने आपसे बात की ना, दूर देखने का मतलब ये हुआ कि आप कोई आउटडोर एक्टिविटी करें, आप कुछ इस तरह का काम करें। वो तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि वो बच्चे जो आउटडोर एक्टिविटी भी करते हैं, साथ अपना बाकी नज़दीक का काम भी करते हैं। अच्छा, एक और सवाल यह है कि एक तो स्क्रीन देखने से वैसे ही उनकी नज़र तो चलो ख़राब होती है, उनका नंबर भी बढ़ता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्क्रीन देखने से थोड़ा सा उनके अंदर स्क्विंट भी आ जाता है, थोड़े से वो भैंगे हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे कन्वर्जेंट उसमें देख रहे होते हैं। तो उसका क्या हल है? एक तो स्क्विंट की वैसे भी आप बात कर लें, सर्जिकल ऑप्शंस, और फिर इसकी वजह से जो स्क्विंट हो जाता है उसकी बात करें। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि जब भी आप नज़दीक देखते हैं आपकी आइज़ दोनों अंदर की तरफ मूव करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, तमाम लोगों में करती हैं। अगर बच्चे की आँख में ऐनक का नंबर है तो उसकी आँख में कन्वर्जेंस ज़्यादा होगी। अच्छा। तो फर्स्ट चीज़ तो ये कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आइज़ मूव करती हैं, आप उसको डॉक्टर को दिखाइए। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उस बच्चे को ऐनक के नंबर की ज़रूरत है। ठीक है। सो एक तो ये हो गया कि आपको ये करवाएं। दूसरा ये है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पढ़ने का यूं नहीं होना चाहिए। पढ़ने का डिस्टेंस तकरीबन ये 1.5 से 2 फुट का फासला होना चाहिए। इसी तरह से जो ये कुछ बच्चों में हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं मुख्तलिफ़ वजूहात की बना से, जिनमें उनकी वालदाओं का भी बड़ा रोल है कि वो बिल्कुल मोबाइल यहाँ रख के और बिस्तर के नीचे और चादर के नीचे जो है वो छुप के जो देख रहे होते हैं मोबाइल। सो दीज आर बैड हैबिट्स। मोबाइल इज़ नॉट फॉर वॉचिंग मूवीज़, स्पेशली यहाँ रख के। मोबाइल इज़ फॉर बेसिकली कॉलिंग ईच अदर। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा बच्चे जो ये काम कर रहे होते हैं उनको पेरेंट्स को उसका तो अगर टीवी भी देख रहे हैं तो एक डिस्टेंस से देखें। फिर दूसरी एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अंधेरे में देखते हैं, तो मना किया जाता है कि भाई आप बिल्कुल डिम लाइट में ना देखें, राइट? तो आपने ब्राइट लाइट में देखना है। जी बिल्कुल। पढ़ने के लिए ख़ास तौर पे पढ़ने के लिए मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि प्रेफरेबली टेबल लैम्प की रोशनी में पढ़ें। और टेबल लैम्प की रोशनी ऐसे आपकी किताब पे आनी चाहिए, बिकॉज आपकी किताब जो है वो रोशन है। अगर पीछे से लाइट आ रही है तो होता ही है कि आपका जो साया है वो किताब पे पड़ा होता है।
तो उसको बच्चे तो अंडरस्टैंड नहीं करते कि जी मेरा जो लाइट, कमरे में लाइट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो किताब जहाँ पे आपने पढ़ना है वहाँ पे लाइट नहीं आ रही, बिकॉज आपका अपना साया उसके ऊपर आ रहा है। सो पढ़ने के लिए प्रेफरेबली ऐसी लाइट हो जो कि किताब पे पढ़ी हो, किताब आपकी रोशन हो, तो वो आइडियल है। उससे आंखों पे स्ट्रेन नहीं आता, और जो आंखों के बहुत सारे इश्यूज आते हैं स्ट्रेन की वजह से, स्ट्रेन के इश्यूज़ क्या आ सकते हैं कि हेडेक्स बच्चों में आनी शुरू हो जाती हैं, कि जब आपने कम रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी आंख पे आपने हर वक्त प्रेशर डाला हुआ है, उससे आंखों में स्ट्रेन पैदा हो जाता है। स्ट्रेन जब पैदा होता है उसके अपने मसाइल हैं, हेडेक शुरू हो जाती हैं, ऐनक का नंबर तब्दील होना शुरू हो जाता है, स्क्विंट होना शुरू हो जाता है। सो मुख्तलिफ आप एक के बाद दूसरा उसके कोई ना कोई इशू आ जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो फ़िल्टर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर स्क्रीन्स के आगे या फिर टीवी स्क्रीन्स के आगे लगाए जाते हैं कि भाई ये ब्लू लाइट फ़िल्टर है, ये आपके लिए अच्छा है, हाँ, उसका क्या रोल है? ठीक है, ऐसा जो कोई रेज को वो कम कर देता है, आप इल्यूमिनेशन कम कर दें, दैट कैन बी वन ऑप्शन। अदरवाइज़ ये कि आप फ़िल्टर लगा दें तो वो एक है। मैं इसमें एक जो फ़िल्टर से रिलेटेड मैं एक आपको, गर्मियाँ हमारे रोशनी सूरज बहुत तेज़ हमारे यहाँ होता है, तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको सन ग्लासेस लगाने चाहिए। सन ग्लासेस वाले, सन ग्लासेस भी वो वाले जो यूवी प्रोटेक्शन वाले हों। यूवी प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं कि बहुत महंगे ग्लासेस, जो आम ग्लासेस हैं उनमें भी यूवी प्रोटेक्शन हो सकती है। अब ये कैसे चेक किया जाए कि जो मेरे जो ग्लासेस हैं इनमें यूवी प्रोटेक्शन कितनी है? तो एक फ़ोटोमीटर आता है जो कि दुकानों पे होता है ऑप्टिशियंस की, उनसे कहें ज़रा चेक कर दें कि इसमें यूवी प्रोटेक्शन कितनी है। ख़ास तौर पे हमारे वो लोग, हमारे जो लोग जो आउटडोर, जैसे पुलिस का वाले जो हमारे हैं जो बाहर सड़कों पे हर वक्त काम कर रहे होते हैं, या किसी बंदे की जॉब ऐसी है जो सड़क पे काम कर रहा है, सो उसको तो डेफिनेटली लगाने चाहिए ग्लासेस, बिकॉज जो तेज़ रोशनी है, हीट वेव्स हैं, ये आंखों में बहुत सारे मसले पैदा करते हैं, और इनसे बचना ही सबसे बेहतर इसका हल है। वैसे हमारे यहाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारा लेबरर्स भी जो हैं वो सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो ना सिर्फ ये कि आपको सूरज की शुआओं से, बल्कि तेज़ हवा से या फिर कोई भी पार्टिकल्स जो उड़ के आते हैं वो भी आपकी आंख के अंदर जा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग मोटर बाइक पे चल रहे होते हैं वो भी हेलमेट का वो नहीं लगाते शील्ड। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि आंखों की प्रोटेक्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बात करते हैं आंखों की लुब्रिकेशन की। बहुत सारे लोगों को ड्राई आइज़ हो जाती है, उनकी आंखें बिल्कुल सूख रही होती हैं, उनको लग रहा होता है पत्थर पत्थर से आ रहे हैं, ग्रिटिनेस से फील हो रही है। तो ड्राई आइज का क्या कॉज है और इसके लिए क्या करना चाहिए? आर्टिफिशियल टीयर्स है या क्या करना चाहिए? थोड़ा सा जो आपने पहले बात की, मैं थोड़ा सा उसको और स्ट्रेस कर दूं कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बेचारे वर्कर्स होते हैं, और आँख में जी लोहे का ज़रा चला गया, कोई मिट्टी का ज़रा चला गया, कोई लकड़ी का ज़रा चला गया, उसकी बड़ी सिंपल, और वो उनकी आँख ख़त्म हो जाती है। आँख जैसी प्रेशस चीज़ इस छोटी सी आपकी गलती की वजह से ख़त्म हो जाए, बिकॉज़ वो इस स्टेज पे आते हैं कि हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी भी एक लिमिटेशंस हैं जहाँ तक इंसान कर सकता है। इसका बड़ा आसान सा हल जो आपने बताया, प्रोटेक्टिव गॉगल्स। प्रोटेक्टिव गॉगल्स का जो है वो समहाउ द अदर हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है। कुछ प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि कोई लॉ बनना चाहिए कि जो ये क्लास है, इसके लिए कोई प्रोटेक्टिव गॉगल्स मस्ट होने चाहिए। द इंडिविजुअल, उसको भी जुर्माना होना चाहिए, जो उसका एम्प्लॉयर है उसको भी जुर्माना होना चाहिए कि आपके बंदे ने जो एक, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको हम इस बात को जितना स्ट्रेस करें उतना कम है कि बहुत सारे लोग बेचारे जो हैं इस तकलीफ में हमारे पास डेली बेसिस पे आते हैं, और यंग पेशेंट्स होते हैं जिनके आगे सारी उम्र होती है जो इस तकलीफ। एक तो ये एलिमेंट हो गया। दूसरा जो आप दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? अगला क्या पूछा था आपने? मैंने एक तो यही गॉगल्स वाला पूछा, तो दूसरा ड्राई आइज का। अच्छा, जो ड्राई आइज वाला एलिमेंट है, वो इलाके जैसे हमारे ये गर्म इलाके हैं जहाँ पे हवा भी गर्म चलती है, जी बिल्कुल लू चलती है, वहाँ पे तो वहाँ आपकी जो नॉर्मल अल्लाह ने निज़ाम ये बनाया होता है कि आँख के इस साइड से पानी प्रोड्यूस होता है, और जो आँख की अंदर वाली साइड है यहाँ से वो ड्रेन होकर नाक में चला जाता है। ये पूरा एक मैकेनिज़्म अल्लाह ने बनाया हुआ है जो कि हर वक्त चल रहा है, और आपका जो पानी का जो एक्स्ट्रा वाटर आपकी आँख में होता है वो आपकी नाक में चला जाता है और आपकी नाक को लुब्रिकेट करता है। बड़ा ज़बरदस्त अल्लाह का निज़ाम है इरिगेशन का। अच्छा, अब अगर इस इरिगेशन के निज़ाम में कुछ प्रॉब्लम आ जाए कि अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आपकी आँख में लुब्रिकेशन नहीं हो रही, तो जो लुब्रिकेशन नहीं हो रही तो आँख में बहुत ज़्यादा ग्रिटिनेस और बहुत तकलीफ़,
मैं ऐसे कहता हूँ कि जो पेशेंट बहुत सारे ऐसे आते हैं जिनकी प्रॉब्लम ये होती है, तो उन्हें कहता हूँ, मैंने कहा ये ऐसे ही है जैसे दरवाज़ा खुश्क हो जाए वो चूं चूं शुरू कर देता है। बिल्कुल। आप एक ड्रॉप डालते हैं उसके अंदर लुब्रिकेशन का और वो आवाज़ें बंद हो ठीक है। जाती है। सो आई में भी अगर बिकॉज हर वक्त आप आंख को ब्लिंक कर तो ये रहे हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स फिर एडवाइस आर्टिफिशियल टीयर्स दे आर गुड। आर्टिफिशियल टीयर्स स्पेशली ऑब्वियसली किसी को दिखाने के बाद ठीक। कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न कि क्यों आपकी जो है वो टीयर्स नहीं बन रहे। ठीक है। अव्वल तो ये पहले ढूंढा जाए, अगर कोई वजह समझ में आती है उसका इलाज किया जाए। और जो आर्टिफिशियल टीयर्स हैं वो तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। लेकिन जो परमानेंट इलाज है इसका वो देखा जाए कि क्यों आपकी आंख में कोई नहीं बन ब्लॉकेज रहा है, वगैरह कोई तो नहीं है, ब्लॉकेज है, lacrimal कोई और duct चीज़ में। है, बहुत सारी बीमारियां अच्छा होती हैं। डॉक्टर साहब, इसमें मैं थोड़ा सा लोगों को ये बताती चलूँ कि आजकल बहुत सारे लोग एक्नी या पिंपल्स या दानों के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और सेल्फ प्रिस्क्राइब भी आइसोटी रेटिनोइन की गोली खाने लगते हैं, और उसका वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स एक्सट्रीम ड्राइंग होता है, स्पेशली ड्राइनेस ऑफ द आईज है। उसके ऊपर वो कॉन्टैक्ट लेंस भी पहनते हैं एंड ओवरऑल अपनी आंख को बिल्कुल डैमेज करके हमारे पास आ जाते हैं। तो थोड़ा सा तो ये लेंस यूजर्स को भी बताइए कि लेंस केयर क्या है, लेंस को कितनी देर पहनना है, साथ छपकते भी रहना है, आंखों लुब्रिकेट भी करना कितना ज़रूरी है, एंड गुड क्वालिटी लेंस एंड नो लेंस शेयरिंग, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करिए। बिल्कुल ठीक है। लेंस शेयरिंग तो एक बहुत ही आपने ख़तरनाक सा सिनेरियो बताया कि अगर कोई लेंस किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहा है, बिल्कुल वो तो कहते ये हैं तो तुमने बहुत बड़ा ही अच्छा कलर पहना हुआ था, अब मैं पहन ये लूँ, तो अब बहुत ही एक आपने मुझे ख़तरनाक सी बात बताई कि इस तरह से भी पॉसिबल है। यहाँ तक कहा जाता है कि जो आपका राइट आंख का लेंस है वो राइट में पहने, लेफ्ट वाला लेफ्ट में पहने, एक दूसरे की आंख को भी स्विच ओवर ना करें। कहाँ ये क्या बोलें कि किसी दूसरे का लेंस पहन लिया जाए, तो ये तो स्पेशली आपको पता है गाँव वगैरह में जो पार्लर्स हैं उन्होंने लेंस रखे होते हैं, दे जस्ट पुट इट फॉर द ब्राइड एंड देन दे रिमूव इट, देन दे पुट इट फॉर एवरी ब्राइड हु कम्स इन दैट डर्टी लिटिल केस विद ऑल दैट मेकअप। ये भी आप देखें कि उसके ऊपर मेकअप भी होता है। खतरनाक बात कर रही हैं जी बिल्कुल, ये आते हैं हमारे पास, इसलिए आपको बता रही हूँ। अच्छा, ये इतनी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक बात, बहरहाल दिस इज़ बहुत ही ख़तरनाक बात, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे बहुत बेहतर है कि आप लेंस ना पहनें, क्योंकि आपकी एक दफ़ा आंख लेंस की वजह से डैमेज हो गई तो यकीन रखें कि इस हद तक डैमेज एट टाइम्स हो जाती हैं कि आपकी नज़र ख़त्म हो जाती है। ये कोई मजाक नहीं है, समथिंग वेरी वेरी सीरियस। सो इस बात का तो आपने बहुत ही ध्यान रखना है कि लेंस शेयरिंग तो ये एक वो चीज़ है जो आपके जहन में भी नहीं आनी चाहिए कि किसी का लेंस आप पहनेंगे। ये तो बिल्कुल इस हद तक इसकी अहमियत है। और बाकी ये है कि जो कॉन्टैक्ट लेंस हैं उसके लिए हदायत आती हैं कि जब आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगाना है तो आपने सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं, हाथ धोने के बाद आपके नाखून कटे हुए हों, और उसके बाद जब आपने लगाना है तो आपने उसको जो आपका जो उसका लुब्रिकेंट है जिसके अंदर उसके साथ वो आता है उसी में आपने डिप करना है। नलके से पानी या मिनरल वाटर लेके उसमें डिप नहीं करना आपने जो उसका आता है वो, बिकॉज वो लुब्रिकेंट वो सिर्फ एक पानी नहीं होता, उसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसकी टोनिसिटी होती है, उसमें कोई उसमें एंटीबैक्टीरियल चीज़ें होती हैं, एंटी फंगल, देयर सो मैनी थिंग्स। सो वो जो लुब्रिकेंट है वही वाला आपने यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि कॉन्टैक्ट लेंस पहन के आपने सोना नहीं है। जो इवन जो कहते हैं जी एक्सटेंडेड वियर कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, भले एक्सटेंडेड वियर हो, कंपनी ये भी कहती है कि 24 घंटे पहने आप, लेकिन वो दे आर नॉट सेफ। कि आप एक वो कॉन्टैक्ट लेंस पहन के आप सो गए, सोने में आपने आंख को मल दिया, मसल दिया, तो वो जो उसके बाद अल्लाह ना करे किसी को तकलीफ़ हो, लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस से रिलेटेड जो लोगों की तकालीफ होती हैं वो आप सोच भी नहीं सकती कि लोग बेचारे किस तकलीफ में आपके पास आते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कॉर्नियल अल्सर से बहुत सारे लोग इफेक्ट होते हैं और हमारे यहाँ क्योंकि सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन की बहुत ज़्यादा आदत है तो वो फ़ौरन क्या करते हैं कि स्टीरॉयड ड्रॉप्स डालना शुरू हो जाते हैं एंड दे आर लाइक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन दिस। तो थोड़ा सा इनको ये भी बता दें कि हर चीज़ का हल जो है ना फ़ौरन स्टीरॉयड ड्रॉप डालना नहीं होता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम जहाँ जाते हैं तो जो फार्मेसी का डिस्पेंसर होता है वो उनको वो स्टीरॉयड ड्रॉप्स दे देता है, चाहे आंख के अंदर कंजंक्टिवाइटिस हो, चाहे एलर्जी हो, चाहे कॉर्नियल अल्सर हो, एक ही स्टीरॉयड ड्रॉप्स मिल रहे होते हैं। तो इसका बता दीजिए कि एवरीथिंग हैज़ टू बी डेल्ट डिफरेंटली। एलर्जी में खारिश हो रही है, आंख में से पानी आ रहा है, दूसरे अल्सर में क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये बता दें। बहुत अच्छी बात आपने की। इससे एक बात तो ये हो गया कि जो आपकी आंख में अगर कोई तकलीफ़ है, ख़ास तौर पे अगर अल्सर है, अल्सर में अगर आप आंख में स्टीरॉयड ड्रॉप डालेंगे तो आपको फौरी तौर पे नंबर 1 रिलीफ तो मिलेगा, आपको लगेगा कि जी मेरी तकलीफ़ कम हो गई, लेकिन वो जो आपका रिलीफ है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की है। उसके बाद जो स्टीरॉयड्स हैं ये बहुत सारे इन्फेक्शंस को इनवाइट करते हैं। आप ये समझें कि आपके यहाँ पे अल्सर बना हुआ और उसके ऊपर आपने जरासीमों को डालना शुरू कर दिया तो वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। सो वो पेशेंट जिनको जो लगता है कि आँख में कोई अल्सर बन गया, तब तो डेफिनेटली किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। और ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स जो हमारे कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र हैं,
अगर उनको कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद आँख में तकलीफ़ हो गई है तो उनको तो 100% डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। उनका इलाज आपका जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं या ऑप्टिशियंस वो नहीं कर सकते, जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो नहीं कर सकते, वो उनकी आँख को ख़राब कर देंगे। और ये जो मैं कहता हूँ कि इट्स रेस अगेंस्ट टाइम, जितना जल्दी आप इसका इलाज शुरू करें उतना आप इसमें बेहतरी की तरफ चले जाते हैं, और जितना आप लेट इलाज शुरू करें तो उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इलाज। और अगर आप स्टीरॉयड ऐसे डाल रहे हैं तो जो जरासीम है वो रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं, वो आपकी ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहली बात तो जो आपने पहले भी बताई कि जो प्रिवेंशन है वो सबसे बेस्ट है, कि जो हमने बहुत सारी भी प्रिवेंटिव बातें की हैं उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इसके बावजूद भी आप किसी तकलीफ़ में आ गए हैं तो आप किसी जो आपका क्वालिफाइड डॉक्टर है, और क्वालिफाइड, अच्छा अब क्वालिफाइड डॉक्टर का मतलब हमारा जो बाहर जीपी है वो बेचारे के बस में नहीं है, उसको नज़र ही नहीं आता कि जी क्या मसला है, वो तो मोटे मोटे से करके ट्रीटमेंट दे देंगे। वो उनको जाके अपने आँखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो कि आपको मशीन पे देखें और फिर आपको बताएं कि अच्छा अब आपकी आँख में हमें इस इलाज की ज़रूरत है। अच्छा, जब हम आई हाइजीन पे आते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं। लोग अपने गंदे हाथों से आंख रगड़ने लगते हैं, स्पेशली बच्चे जो हैं उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो माएँ जो हैं वो कैसे साफ़ किस्म के गॉज से एक तो आंख को पोछें, और आंख को पोछते हुए हमेशा आउटर से इनर कॉर्नर की तरफ पोछें। ये भी थोड़ा सा सिखा दें किस तरह से जब हम वज़ू भी करते हैं तो हमें अपने आँख को साफ़ करना ज़रूरी है, या धूल धुलंडी अगर पड़ जाए तो आँखों की हाइजीन में क्या क्या। और जैसे लोग मस्कारा भी यूज़ करते हैं तो वो मस्कारा वहाँ क्लॉग होता रहता है, रात को धोते नहीं, उसके ऊपर वही लाइनर वही मस्कारा, फिर ब्लेफराइटिस वगैरह भी हो जाता है। इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। अच्छा देखिए, जो सबसे अहम जो आपने मस्कारा बोला यानी कि मेकअप आँखों का है, सबसे बेस्ट जैसे आपने यूज़ किया और आफ्टर दी उसके इवेंट के बाद आपने आके उसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। जो भी आपका तरीक़ाकार साफ़ करने का है, कि आप मेकअप रिमूवर है या साबुन है, व्हाटएवर जो भी है आपका, उसको आपने उससे रिमूव करना। इसी के साथ साथ वो लोग जो बाइक चलाते हैं ख़ास तौर पे, जब वो घर आते हैं सबसे पहला काम उनको ये करना चाहिए कि साबुन के साथ मुंह धोएं अपना, ताकि जो मट्टी वट्टी आँख में गई हुई है वो सारी की सारी साफ़ हो जाए। अच्छा, तीसरी बात ये आती है कि अगर आँख में अल्लाह ने आँख का निज़ाम जैसे मैंने बताया ऐसा ज़बरदस्त बनाया हुआ है कि हर वक्त जो है ना वो आँख को वो सारे के सारे इरिगेट होती रहती है, जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो साथ साथ वॉश होते रहते हैं। अल्लाह का ऐसा अल्लाह ने निज़ाम बनाया हुआ है। लेकिन अगर वो किसी वजह से नहीं हो पा रहे तो फिर आपको आँख साफ़ पानी से धो लें। आप उसको सफाई करने का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जैसे कुछ लोग टिश्यू पेपर लेकर और आँख को बिल्कुल ऐसे करके टिश्यू पेपर उसके ऊपर मारते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। टिश्यू पेपर लेकर थोड़ा सा बस लेके आँख के अंदर वाली साइड पे हल्का सा प्रेस करें, दैट इज़ इनफ। उससे ये है कि जो, क्योंकि ड्रेन का निज़ाम, जो ड्रेन है वो अल्लाह ने आँख के अंदर वाली साइड पे बनाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जितना भी चीज़ें हैं वो अल्टीमेटली अंदर वाली साइड पे आएंगी, ड्रेन की तरफ आएंगी। सो अगर आपने वो टिश्यू पेपर या जो चीज़ है आपने आँख के अंदर इस साइड पे लगाया तो वो आपके सारी डर्ट को भी वॉश कर देगा, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको भी वॉश कर देगा, कोई डिपॉजिट्स है उसको भी साथ वॉश कर देगा। अच्छा, हम ये बात करें तो हमारे यहाँ ये भी रिवाज है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो भर भर के उसको ना सुरमा लगा देते हैं। वो अच्छा खासा खूबसूरत बच्चा भी खौफनाक लगने लगता है, और वो सुरमा का उनका वो कॉन्सेप्ट होता है कि उससे शायद उसकी नज़र बहुत बेहतर हो जाएगी, या वो अच्छा दिख रहा है, या व्हाट्सएवर। और वो सुरमा कहीं से भी उठाया हुआ कुछ भी हो सकता है, क्या उसके अंदर है, लेड है क्या, ये नहीं पता होता। फिर वो क्लॉग भी करता है उसके लाइकमल डक्ट को। इसके बारे में प्लीज़ लोगों को आगाह कीजिए, क्योंकि सबकी आप तस्वीरें उठा के देख लीजिए, वो बच्चे बेचारे जो है ना वो सुरमे में लथपथ होते हैं। बहुत बहुत ठीक बात आपने की। जो अब सुरमा वैसे तो सुन्नत है लगाना, लेकिन वो जो सुन्नत वाला सुरमा है वो पता नहीं कहाँ मिलता है। हमारे यहाँ तो जो अवेलेबल है उसकी कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, वो पता नहीं क्या पीस के जो है वो कर देते हैं। तो अव्वल तो कोई ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है सुरमा लगाने की। अरब वर्ल्ड में मैं वहीं पे रही हूँ, वहाँ पे कोई बंदा भी, वहाँ पे सुरमे का कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सुरमा। तो ये कहना भी वैसे क्वेश्चनेबल है, लेकिन चलिए, लेकिन आप बताइए थोड़ा सा। यू आर राइट। आप जो बात कर रही हैं, मैं तो चूँकि एक वैसी बात कर रहा हूँ कि किस हद तक सुन्नत है मुझे नहीं मालूम इस बात का। लेकिन जहाँ तक ऐसा मेरा इल्म है वो ये है कि जो आप लगाते हैं सुरमा वो बेसिकली आपकी आँख में आपको क्लॉग कर देता है। उसकी कोई ऐसा इंडिकेशन अगर मैं सोचूं इस बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी ब्लेफराइटिस है और आप ये कार्बन ऊपर लगा रहे हैं तो और उसके बाद वॉश कर रहे हैं उसको, तो इट मे हैव सम बेनिफिट। लेकिन बच्चे बेचारे उनमें क्या ब्लेफराइटिस होगा,
उनमें तो वो तो ऐसी फैशन के तौर पे लगाती हैं माएँ आँखों को बड़ा करने के लिए, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि गोरे हमसे बेहतर हैं। गोरों के बच्चे को कभी सुरमा लगाया आपने देखा है? कभी नहीं देखा आपने। उसकी वजह ये है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, तो और हम वो तो बल्कि आपको नहीं पता ना क्या है उसके अंदर, तो वो इरिटेट करता है आंखों को। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को जी, बहुत जी। सारे एलर्जीज डेवलप हो जाती हैं, करती हैं। इन्फेक्शंस डेवलप, फिर जिस चीज़ से लगा रहे होते हैं वो आप ऑलमोस्ट एक इंजरी भी कर सकते हैं, ट्रॉमा भी कर सकते हैं और इन्फेक्शन भी इंट्रोड्यूस कर और एक सकते हैं। आपको एक पेशेंट उसने बताया कि जी जब मैं सुरमा लगाती हूँ ना आँख में पानी आता है, उसके बाद मेरी आँख ठीक हो जाती है। उसका मैकेनिज्म ये हुआ कि सुरमा में कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको इरिटेट करती है, आँख उसको उसके ख़त्म करने के लिए पानी फेंकती है, वो आँख को वॉश होता है। तो मतलब अगर इस लॉजिक पे चलें तो ये तो बड़ा गलत लॉजिक है। फिर मैं आपको रोज़ रुलाती हूँ, आप आपका आँख और साफ हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है, कुछ लोग बच्चों की आँख से पानी बहता रहता है क्योंकि हाँ, उनका जो लैक्रिमल हाँ, डक्ट है शायद हाँ, उसमें वो हाँ, तो वो जो आँख से बहता रहता है उसका भी कौन सा इलाज है, किस एज पे कराना चाहिए, वो भी बता दें। ये छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है। जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो जो जैसे मैंने बताया ना, एक ड्रेन सिस्टम अल्लाह ने बनाया है जो आँख से शुरू होकर नाक में जाता है। वो जो ड्रेन सिस्टम है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो ब्लॉक होता है। वो इसलिए ब्लॉक होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ये सिस्टम को अल्लाह ने बंद किया होता है। बच्चा जैसे रोता है उस वक्त वो सिस्टम, वो ब्लॉक डक्ट खुल जाती है। देखिए अल्लाह का निज़ाम। बच्चा जब रोता है पैदाइश के बाद तो उससे वो डक्ट खुल जाती है। डक्ट खुलती है तो वो निज़ाम। अच्छा, कुछ बच्चों में किसी वजह से वो डक्ट नहीं खुलती, ब्लॉक रहती है, तो वो उनकी आँख से पानी आना शुरू हो जाता है। तो उसमें ये है कि यहाँ पे अंदर वाली साइड पे अगर बताते हैं कि अंदर वाली साइड पे आप आँख को इस तरह से दबाएं, फिर हाथ उठाएं, दबाएं, हाथ उठाएं, दिन में 20-30 दफ़ा ऐसे करें, तो इससे चांस ये है कि वो जो आपका ब्लॉक है वो खुल जाएगा। और अगर इसके बावजूद भी नहीं खुलता, आँख में रेडनेस है, पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो फिर आप अपने डॉक्टर को बताइए। ये 1 साल से पहले अगर आप इसको ठीक करा लें तो तकरीबन कोई 98% बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब आप इसको लेट कर देते हैं तो वो जो ब्लॉक है वो पक्का हो जाता है। उसके लिए फिर बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है और उसके ज़्यादा बड़े ऑपरेशन के अपने डिफरेंट से मसाइल हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने शुरू में भी बात की थी पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के हवाले से कि आई के कैंसर्स भी होते हैं, तो ये कौन कौन से कैंसर्स होते हैं? हमने तो केराटोकॉनस हो गया, रेटिनोब्लास्टोमा, ये जो कुछ भी है, ये कौन से कैंसर्स होते हैं, कैसे डिटेक्ट होते हैं और इनका क्या इलाज मुमकिन है कि नहीं है? अच्छा देखिए, जो कैंसर है आई का, वो आपकी बाहर की स्किन से लेके और पीछे रेटिना तक कहीं का भी हो सकता है। जितने आँख के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कहीं पे भी ये डेवलप हो सकता है। ज़्यादा बच्चों में कॉमन है वो रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा का मतलब ये हुआ कि जो रेटिना है आँख पे, जहाँ पे तस्वीर बनती है, उसमें कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं कि वहाँ पे कैंसर बन जाता है। और कोराइड का भी हो सकता है और भी मुख्तलिफ जगहों का हो सकता है। अच्छा, ये जो तमाम हैं कैंसर्स, ये अगर जैसे हमारे पास ऑन्कोलॉजी वाला शोबा है, उसमें इसकी डिटेक्शन के लिए एक तो ज़ाहिर है कि एग्जामिनेशन हम वैसे देखते हैं अपनी मशीनों के ज़रिए, फिर कुछ टेस्ट करवाते हैं, उसके ज़रिए पता लग जाता है कि किस किस्म का है, और फिर जिस किस्म का कैंसर है उसका उसके मुताबिक इलाज किया जाता है। इलाज लोकल रेडिएशन भी हो सकती है, वो इलाज सर्जरी के ज़रिए भी हो सकता है, वो सिस्टेमिक रेडिएशन भी हो सकती है, वो इंजेक्शन भी वो हर पॉसिबिलिटी जो सारी जो नॉर्मल कैंसर का रूटीन वो तमाम चीज़ें, बहुत जी सारी तमाम चीज़ों से चीज़ें प्रिवेंट किया जी जा बिल्कुल सकता है। तो बेसिकली जल्दी मुआयना कराना जो है वो की है कि आप स्प्रेड ना हो और उसको वो अरेस्ट कर सकें इन टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है कि वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं या वो कौन से खाने पीने की चीज़ें हैं जिनको खाने से आपकी आंखें जो हैं वो सही प्रिजर्व रह सकती हैं। हमने शुरू से सुना है गाजर खाइए, सौंफ खाइए, ये जितनी भी लाइकोपीन वाली चीज़ें हैं, विटामिन ए, सो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट, और वो कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए? अच्छा, ये एक मैं वैसे ही देख रहा था एक आर्टिकल, तो उसमें लिखा हुआ कि जो ये हमारे जो रशियन स्टेट्स इन वन ऑफ द स्टेट समरकंद, ये सारे क्या उसका नाम था, वहाँ पे एक उन्होंने देखा कि गांव के अंदर लोगों ने ग्लासेस नहीं पहने हुए। अच्छा, तो वो जो स्टडी करने वाला था उसने कहा कि आखिर क्या इन लोगों की डाइट में चीज़ है जिसकी वजह से ये लोग, इनके ऐनक का नंबर है इन लोगों में। उसने कहा कि वहाँ पे गाजरें बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, तो वो खाने में भी गाजरें खाते हैं, वो सलाद के तौर पे भी खाते हैं, वो अचार के तौर पे भी खाते हैं, वो हलवे के तौर पे भी खाते हैं, वो हर चीज़ में उनका ना डेली खाने में गाजर का कोई ना कोई एलिमेंट, और गाजर की वो शेप भी बिल्कुल आंख की तरह होती है ना, शेप होती है काटते हुए। अच्छा, तो वो सो एक ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताई विटामिन ए वाली। अच्छा, दूसरा जो है हेल्दी डाइट, बैलेंस हेल्दी डाइट जो हम घरों में खाते हैं, जिसमें दूध भी हो, जिसमें रोटी भी हो, जिसमें गोश्त भी हो, जिसमें फ्रूट भी हो,
नॉट दैट कि डेली आपने फ्रूट खाना, लेकिन ये कि अगर आप फ्रूट भी बीच में ऑफ एंड ऑन खाते हों, कीमा खाते हों, जिस तरह सारा से कुछ दालें balanced होंगी, आप अच्छा जो एक बैलेंस, अल्लाह का निज़ाम यूँ है कि अल्लाह ने हर चीज़ में आपके लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है। अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी डाइट खाते हैं, आपको किसी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं है। सही बात है। होता यूँ है कि बच्चे हमारे जो हैं वो जंक खाते हैं। बच्चे हमारे जंक फूड बहुत खाते हैं, चिप्स खा लिए, 7 अप पी ली, और उसके बाद जिस तरह के जूसेस ले लिए जो कि आर्टिफिशियल जूसेस होते हैं। उसमें सारे सो वो ये दे आर नॉट हेल्दी डाइट। ये आपके वज़न को तो बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा फोक आप होता है। फोका जिसे कहते हैं ना, कि आप अंदर से फोके होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर और नाइट ब्लाइंडनेस के ऊपर भी थोड़ी बात करें। कुछ लोगों को रंग नहीं नज़र आते, और कुछ लोगों को जैसे वक्त के साथ साथ उनकी आंखों के वो जो रॉड्स एंड कोन्स हैं वो इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं और उनको फिर अंधेरे में नज़र नहीं आता। तो इनके लिए क्या किया जाए? अच्छा, जो कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस इज़ कंजेनिटल, वो तो पैदाइशी वो पैदाइशी होती है। कुछ लोगों को जो है वो कुछ ख़ास कलर नज़र नहीं आते, कुछ लोगों को कलर कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आते। वो जो कलर ब्लाइंडनेस है वो आपकी नॉर्मल रूटीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन अगर आपका प्रोफेशन इस तरह का है कि जैसे को आपको बहुत सारा इलेक्ट्रिशियन है और आपका काम है कि बहुत सारा डिफरेंट कलर की वायर्स को आप टैकल कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, या जैसे नेवी के अंदर शिप्स होते हैं जिनमें एक साइड पे रेड लाइट होती है, एक साइड पे ग्रीन लाइट होती है, तो इन लोगों को रेड और ग्रीन का फ़र्क पता नहीं लगता। इसी तरह से जो आपकी जो लाइट्स आती हैं, इशारे वाली लाइट्स आती हैं, उनमें ऊपर नीचे 3 नंबर तो आती हैं, बट वो कलर्स नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते कि कौन से कलर्स हैं। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, दैट इज़ कंजेनिटल, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, और जस्ट और नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा हाँ, अब आगे नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस एक तो विटामिन ए डेफिशिएंसी, जो आपने बताया कि हेल्दी डाइट लेंगे तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर दूसरा जो नाइट ब्लाइंडनेस की एक जो काफ़ी कॉमन है, जो कि हमारे लिए भी बहुत तकलीफदेह होती है, एक डिज़ीज़ होती है जिसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं, जिसके अंदर पीछे से जो आपके जो रॉड्स एंड कोन वाला जो तस्वीर बनाती है, जहाँ पे वो जो रात वाले होते हैं रॉड्स होते हैं वो डेफिशिएंट होते हैं, उनके अंदर सही काम नहीं कर रहे होते, तो उन लोगों के लिए जो है वो रात को नज़र नहीं आता उनका। तो उसके लिए ऐसा कोई बहुत मुस्तनद इलाज तो नहीं है, लेकिन ये कि हम उनको साथ साथ गाइड करते हैं कि किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को कैरी फॉरवर्ड करना है आपने, तो वो उस तरह से फिर कुछ ना कुछ चलता रहता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हम अपने प्रोग्राम के एंड पे पहुंचते हैं, और जैसे आपने सुना, आपने अपनी आंखों का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है। आपका नज़रिया जो कुछ भी हो, आप अपनी नज़र को एटलीस्ट बचा के रखें, ताकि अच्छे बुरे का फ़र्क आप पहचान सके, देख सके, समझ सके, और अपनी नज़र को जो है वो बचा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।